Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. और देखिए मुझे तो इसमें एक बात और भी लगती है, ये जो संघ वाले हैं ना, समय समय पर जो संघ के अपने मोहन भागवत जी और ये सब बयान दे देते हैं कि साहब ये है वो है, घमंड है, देवता खुद को नहीं समझना चाहिए हर इंसान को। मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी जो है ना, ये विपक्ष के और उन सबको मजबूत करने वाली चीजें हैं। भाई मेरा तो मानना ये है कि आपके अगर डिफरेंसेस हैं तो मिल बैठ के अपना निपटा लो। बयान देने से क्या फायदा है कि आप खुलेआम बयानबाजी इस तरह से कर रहे हो। वो तो ये है कि साहब उनका कहना है कि साहब वो नड्डा बड़े बड़े लोग जो है वो सुनते ही नहीं है, तो हमें पब्लिक में बयान देना पड़ता है। नहीं, अब देखिए अगर संघ के साथ इनकी ये स्थिति हो रही है तो फिर तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अभी फिर इन्होंने वहां 3 दिन की जो पलक्कड़ में जो बैठक की केरल में, जिसमें कोऑर्डिनेशन के लिए कहा जाता है कि संघ और संगठन के बीच की जो कोऑर्डिनेशन है उसे बनाने के लिए, तो फिर ऐसे उन कार्यक्रमों का फायदा क्या। उसके बाद तो कम से कम इतना तो तय होना चाहिए था कि भाई हम खुलेआम अपने डिफरेंसेस इस तरह से नहीं शो करेंगे। चलिए माना कि जेपी नड्डा का जो बयान है उससे बड़े सब लोग दुखी हैं कि साहब जेपी नड्डा ने ये कह दिया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो उसे सॉर्ट आउट कर लो बैठ के और उनसे कहो कि भाई देखिए आप ये नियमित कहिए, और कुछ नहीं, कम से कम बीजेपी में यही कह देते कि भाई नड्डा साहब का कार्यकाल पूरा हो गया, नया अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते, जो जो काम संघ को सही मायने में करना चाहिए। कि अब भाई अगर आपको ये पसंद नहीं था या जेपी नड्डा के बयान से संघ के और इनके मतभेद जो है वो सब उजागर हुए हैं, तो फिर ये डिमांड करनी चाहिए थी कि भाई इनको बदल दो, शिवराज सिंह चौहान या किसी और सीनियर लीडर को आप पार्टी का अध्यक्ष बनवाओ। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, बस आप उधर मोहन भागवत जी बयान दे देते हैं। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी तो बोलते ही नहीं इन सब चीजों पे, उनका तो कोई बयान कभी आता ही नहीं इस तरह के मामलों पे। लेकिन ये सब एक वन साइडेड हो जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इससे विपक्ष का जो आप कह रहे हैं ना कि नैरेटिव बनाने का और उनका जो हौसला बढ़ रहा है, उन्हीं चीजों से बढ़ रहा है। अब आप बताइए, जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये केशव प्रसाद मौर्य और ये सब लोग जब हल्ला मचाए हुए थे चुनाव के एकदम बाद, और फिर वो दिल्ली में मीटिंग हुई और उसके बाद जब योगी जी ने अपनी कहानी शुरू की आके, तो उसके बाद सारा नैरेटिव ढेर हो गया। फिर उल्टा केशव प्रसाद मौर्य और ये सब डिफेंसिव नजर आने लगे। तो वो उस तरह का कुछ स्टैंड लेना चाहिए ना पार्टी को, तभी तो आप विरोधियों की जुबान को चुप करा सकते हैं। वरना तो ऐसा लगेगा कि वो स्टेज सेट कर रहे हैं और आप उन पे डांस कर रहे हैं उनके विरोधियों के हिसाब से। देखिए ये लगातार ये देखा जा रहा है कि कई सारी चीजें जो है जिसपे इन्होंने नैरेटिव सेट किया और इन्होंने जैसा उन्होंने चाहा, लेटरल एंट्री की बात ले लीजिए, वो इजरायली फिल्म फेस्टिवल था उसकी बात ले लीजिए, और कंगना वाला मामला है, कंगना वाला मामला भी बड़ा इसी तरह का है, नेटफ्लिक्स वाला ले मामला लीजिए, वो आपका ब्रजभूषण शरण वाला मामला ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रजभूषण शरण वाले में तो मेरा मानना है कि इन्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि स्टार कैंपेनर होंगे हमारे ब्रजभूषण हरियाणा के लिए। तो बड़ा मतलब ये जो है ये दुविधा कहें इसको, या इसको एक प्रकार से रक्षा की मुद्रा, रक्षात्मक मुद्रा, क्या कहें आप इसको, क्या देखते हैं? नहीं ये देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे वो टेस्ट मैच में होता है ना कि कोई बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसे उसे थकाओ, रन ही मत लो उस पे। तो अब ये मुझे लग रहा है कि कहीं मोदी जी ने वो स्ट्रेटजी तो नहीं अपना ली कि साहब ये जितनी बॉलिंग करनी है इन्हें कम कर लेने लो, थकाओ इन लोगों को। तो कहीं हो सकता है कि उनकी प्लानिंग कुछ इस तरह की हो। ये सब बातें आप हमें पब्लिकली तो पता लगती नहीं है, हम तो सब जो है वो अपने अंदाजे पे चलते हैं, जो चीजें होती हैं उस पर अपना नैरेटिव बनाते हैं। हो सकता है कुछ मोदी जी का ऐसा गुप्त प्लान हो। अभी देखिए जैसे कुछ चीजें हैं ना वो सामने नजर आती है, जैसे अमित शाह का मैंने देखा कुछ कुछ पिछले 2-3 महीनों में अमित शाह को लेके बड़ा एक वो चला के साहब यूपी में गड़बड़ हुई, अमित शाह ने ये कराया वो कराया, वो सब बातें आई। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है उसमें अमित शाह जो है एकदम फ्रंट पे है, मेन लीड कर रहे हैं सारी चीजों में, और कई जगह बोल चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि, और देखिए अभी रिपोर्ट छपी है अखबारों में कि हर सीट पर जो है 8-8 10-10 निर्दलीय उतार दिए हैं। तो स्ट्रेटेजी ऐसे भी तो होती है ना। उमर अब्दुल्ला पहले कह रहा था कि मैं एक ही सीट पे लड़ूंगा, अब जब उसे देखा कि उसे घेर लिया और उसके सामने वो सारे उतार दिए हैं उनके जो चेले चपाटे हैं मैदान में, तो अब दूसरी सीट पे लड़ने के लिए जा रहा है। वरना आप समझिए कि एक समय जो आदमी ये कह रहा था
कि भाई मैं दिल्ली जैसा, केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मुझे फुल फ्लेज वो चाहिए स्टेट। फिर उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद एक सीट के बजाय 2 सीटों से चुनाव लड़ने लगता है। और कल तो उसका स्टेटमेंट ये था कि साहब मुझे ही टारगेट करके जो है बीजेपी सारा काम कर रही है, मुझे लोकसभा चुनाव में हरवा दिया, यहाँ गंदेरबल सीट पे मेरा घेराव कर लिया, और अब दूसरी जगह नामांकन जहां करने जा रहा है, वो सीट में भूल रहा हूँ कौन सी है, कि वहां पर भी मेरी घेराव की शिकायत है। बड़गाम 8 बड़गाम कैंडिडेट है, बड़गाम बड़गाम, बड़गाम 8 कैंडिडेट हैं इसके सामने, और ये हिस्ट्री है। अब इसमें मैं कल पढ़ रहा था एक जगह, तो उसमें लिखा हुआ कि 47% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये इतिहास है जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो मुझे तो लगता है कि भाई अमित शाह ने वास्तव में तैयारी कर रखी थी कि मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा। तो अब हो सकता है कि मोदी जी की भी तैयारी कुछ इसी तरह की हो कि कैसे हैंडल जम्मू और करना है। कश्मीर की इनकी स्ट्रैटेजी ये बताई जाती है भारतीय जनता पार्टी की कि भाई ये जो है हम्म, को 30-35 सीटें जो है वो निकाले हाँ हाँ जम्मू से, हाँ, और बाकी इंडिपेंडेंस मिला लें, और 4-5 नॉमिनेटेड होते हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, तो 5 वो है। नॉमिनेट, हाँ तो नॉमिनेटेड मिला के और उसके करके ये सरकार बनाए। अब सब कुछ जो है वो जम्मू पे डिपेंड करेगा कि जम्मू कितनी देता है सीटें हाँ, इनको। जम्मू पे है। और जम्मू देखिए पे, देखिए आप ये बताइए ना, लेकिन अब इसमें एक जम्मू में दिक्कत तो इनकी ये कांग्रेस आने का वाली दांव है, पे है ना सब कुछ। जब इनकी दिक्कत ये आने वाली है कि इन्होंने 2019 से लेके आज तक लगातार जम्मू को निगलेक्ट किया, और हम्म, सारा का सारा ध्यान जो है वो घाटी पे वैली पे रखा। ही लगाया, घाटी पे ही लगाया, और घाटी के लोगों को उनका दिल जीतने में लगे रहे ये। और जम्मू वाले जो है, क्योंकि दिल मैं भी गया था जम्मू, हाँ उनके दिल तो अच्छा। देहात का दिल जीतते हैं ना, देहात का दिल जीतने का बहुत पुराना वो है। जैसे कि देहात का दिल जीता जा सकता है, आप भी जानते हो देहात का दिल कैसे जीता जाता है। हाँ हाँ। देहात का दिल जीतने का एक ही तरीका है, और वही इस्लाम का मतलब है। इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन। तो जिहाद का दिल हम्म। जीतने का एक ही तरीका होता है कि कलमा पढ़ लो, उसके अलावा नहीं जीता जा सकता जिहाद का दिल। तो हाँ। ये अच्छा, तो जिहाद का जम्मू दिल में क्या जीतने में, देखा आपने? तो मैं जम्मू जम्मू में गया था अच्छा पिछले 7-8 महीने पहले गया था मैं जम्मू। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जम्मू में जितने भी थे, जितने ग्रुप्स में मिला, वहाँ पे देखिए 70% तो आबादी जो है वो जनरल कास्ट की है, और हम्म उसमें आपके डोगरा हैं वहाँ पे, और डोगरा क्षत्रिय हैं, हम्म। ब्राह्मण हैं, वैश्य पंजाबी हैं, बहुत हैं यहाँ। पंजाबी पंजाबी है, वो सभी मिला के तो हम्म, वो बिल्कुल निराश थे। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं कर हाँ। रहे। यहाँ तक कि जब ये यहाँ वहाँ पर जब हिंदुओं की हत्या हुई तो उनसे मिलने के लिए आए अमित शाह, और जम्मू में आके अचानक पता नहीं क्या हुआ उनको, उनको लगा कि पता नहीं जिहादी नाराज हो जाएंगे, तो वहीं से वापस चले गए, वहां तक नहीं गए। तो जम्मू वाले जो हैं वो, उन्होंने आपको बता दिया, वैसे तो जम्मू वालों ने लोकसभा चुनाव में, लोकसभा हम्म चुनाव में इनको जीत तो गए ये दोनों सीटें जम्मू की, लेकिन 20-25% वहां पर इनकी वोट कम हुआ। तो अगर वो 20-25% वोट कम हुआ है, तो अब ये क्या करेंगे? अब ये बात भी सही है कि भाई उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई यही मैं कहने वाला था, भाई करना करेंगे क्या लोग? वहां पे कांग्रेस उनके को वोट देने का मतलब फारूक अब्दुल्ला, उसे उमर अब्दुल्ला को सीएम ले, बनाना है। लेकिन जो वहां की जो 43 सीटें हैं, उनमें से कोई 32 ही ऐसी हैं जहां आप हिंदुओं के वोटों से जीत सकते हैं, क्योंकि कुछ एरिया जो है, रामबन हो गया, या आपका डोडा किश्तवाड़ हो गया, वहाँ पे हेवी मुस्लिम पॉपुलेशन है। पहले वो जीती है, भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, लेकिन वो तब जीतती थी जब जबरदस्त कॉन्टेस्ट हो जाता था एनसी और पीडीपी में। तो एनसी पीडीपी जब उनके वोट बढ़ जाते थे तब इनका हिंदू कैंडिडेट जीत जाता था, ऐसा हुआ है। पीडीपी वीक है इस बार बहुत। और ऊपर से जो है वो आपका जो पुंछ एरिया है, पुंछ राजौरी एरिया है, उसमें बहुत सारी रिजर्व सीट आ गई हैं, ट्राइबल रिजर्व हो गई हैं। तो मेरा जो अनुमान लग रहा है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी 30 से ऊपर नहीं जाती। आज से पहले जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो 25 थी, तब खैर इनके पास 37 ही वहाँ हुआ करते थे। अब 37 से बढ़ के 43 हो गए, 36 से बढ़ के 43 हो गए, 7 सीटें बढ़ी है वहाँ इनकी। तो उसमें 30 से ज़्यादा नहीं आती, तो आपको 15 चाहिए।
कम से कम 10-12 तो चाहिए। पीडीपी साउथ कश्मीर में बहुत स्ट्रांग है। उसका मुझे लग रहा है कि उनकी इनकी स्ट्रेटेजी यही है कि जैसे राशिद वाली पार्टी है, उसने 9 कैंडिडेट या 10 कैंडिडेट अभी तक उतारे हैं दोनों राउंड में, राशिद इंजीनियर वाली। तो मेरा इनकी जो थिंकिंग है वो इस तरह की है कि एक तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना जाए, उनकी सीट जो है वो उनकी सीट जो स्ट्रॉन्ग है, जो जहां से उनकी सीटें कम कराई जा सकती हैं, वहां पे राशिद जैसी या ऐसी जो फोर्सेस हैं जो मैदान में आ रही हैं। महबूबा ने तो कल कह ही दिया कि ये इनकी प्रॉक्सी पार्टी है राशिद वाली, उसने तो साफ कह दिया कि ये इनकी प्रॉक्सी पार्टी है और ये बीजेपी वाले इसे मैदान में उतार रहे हैं। मुझे तो ये भी पता लगा है कि वहां जो रामविलास पासवान वाली और इनकी जेडीयू वाली जो है, इनके भी बताया जाता है कि कुछ जगह कैंडिडेट उतरने जा रहे हैं। पता नहीं ये कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन खबर छपी है।